चलिए जानते हैं उस जमाने की बात जहां पर एम्पायर भी था और जेडाइज भी थे और फोर्स की काली छाया गैलेक्सी में अपने बढ़ने की शुरुआत कर रही थी। जी हाँ, आज की वीडियो में हम जानेंगे 15 अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग स्टार वॉर्स एज ऑफ रिपब्लिक यानी प्रीक्वल ट्रिलॉजी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जिसके लिए आप में से बहुत सारे लोग इस चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। थैंक यू आप सबका हमें इस वीडियो टॉपिक को सजेस्ट करने के लिए। मैंने स्टार वॉर्स की एज ऑफ रिबेलियन यानी एपिसोड 4, 5, 6 पर वीडियो पहले ही बना दी है, जहां पर मैंने स्टार वॉर्स की इंस्पिरेशन और इससे जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वैसे आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि स्टार वॉर्स सीरीज में काम करने के लिए सैमुअल एल जैक्सन ने जॉर्ज लुकस से किन किन एक्सेंट्रिक चीजों की मांग रखी। इस सीरीज के बाद स्टार वॉर्स के सबसे ज्यादा हिटेड कैरेक्टर जार जार बैंक्स का आखिर हुआ क्या, इस सीरीज में कहां और कैसे दिखने वाला था यंग हान सोलो और एनाकिन स्काईवॉकर का पिता कौन है, ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बात करते हैं स्टार वॉर्स प्रीक्वल के कास्ट मेंबर्स के बारे में कि कौन किससे पहले क्या प्ले करने वाला था। तो एपिसोड 1 में क्वाई-गॉन जिन के रोल के लिए लियम नीसन से पहले विन डीजल, मॉर्गन फ्रीमैन, टॉम हैंक्स और डेंजेल वॉशिंगटन जैसे बड़े एक्टर्स लाइन में थे। बट जब लियम नीसन को इस रोल को करने का मौका मिला तो उन्होंने बिना किसी स्क्रिप्ट को पढ़े ही इस रोल के लिए अग्री कर लिया। वहीं पर ओबी-वन केनोबी के रोल के लिए भी कई सारे आइकॉनिक एक्टर्स को कंसीडर किया जा रहा था, जिनमें से एक वुल्वरिन का रोल प्ले करने वाले ह्यू जैकमैन भी थे, बट रोल अल्टीमेटली इवान मैकग्रेगर को मिला। वहीं पर जार जार बैंक्स का रोल माइकल जैक्सन प्ले करना चाहते थे, बट वो इस रोल को मेकअप और प्रोस्थेटिक के साथ करना चाहते थे और जॉर्ज लुकस इस कैरेक्टर को सीजीआई के थ्रू दिखाना चाहते थे, जिसके कारण माइकल जैक्सन ने ये रोल नहीं किया। वहीं पर क्वीन पैडमे अमीडाला के रोल के लिए 200 लड़कियों का ऑडिशन लिया गया था और इस रोल के लिए लैरिसा ओलैनिक को भी कंसीडर किया जा रहा था, बट रोल अल्टीमेटली नेटली पोर्टमैन ने किया। वहीं पर इस मूवी में छोटे एनाकिन स्काईवॉकर का रोल जेक लॉयड ने प्ले किया है और एडल्ट एनाकिन के लिए बहुत सारे एक्टर्स को कंसीडर किया जा रहा था, जिनमें से एक थे लेट पॉल वॉकर, जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज में ब्रायन ओ कॉर्नर का रोल निभाया था। वहीं पर इस रोल के लिए लियोनार्डो डिकैप्रियो को भी कंसीडर किया जा रहा था, बट रोल अल्टीमेटली हेडेन क्रिस्टेंसन को मिला। कहते हैं ना कि टॉल होने का अपना ही फायदा है। वेल, ये कभी कभार दूसरों के लिए बहुत बड़ा नुकसान बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस प्रीक्वल सीरीज में एक्टर्स की एवरेज हाइट को कंसीडर करके ही कई सारे स्टेजेस और सेट्स को एक्टर्स की हाइट के मुताबिक बनाया गया था, बट यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन गई लियम नीसन की हाइट, जो कि है 6.5 फीट, जिसके कारण प्रोडक्शन को एडिशनल तकरीबन $1,50,000 का खर्चा करना पड़ा उनके हिसाब से सेट्स को डेवलप करने के लिए। बट ऑब्वियसली मूवीज ने दबाकर कमाई की तो ये खर्चा भी बैलेंस हो गया। इस मूवी सीरीज में नेटली पोर्टमैन के साथ साथ कियारा नाइटली को क्वीन पैडमे अमीडाला के डिकॉय के रूप में कास्ट किया गया था, पर दोनों एक्ट्रेसेस उस समय इतनी ज्यादा सेम दिखती थीं कि कियारा नाइटली की मॉम को ही खुद अपनी बेटी को ढूंढने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ करता था। मूवी के अंदर क्वीन अमीडाला के रूप में दोनों की दोनों एग्जैक्टली सेम दिखा करती थीं और ऑडियंस को बहुत कंफ्यूजन हुआ करता था जब मूवीज में क्वीन अमीडाला के सिंगल सीन्स आया करते थे, जहां पर लोग ये समझ नहीं पाते थे कि यहाँ पर इस पार्ट को नेटली पोर्टमैन ने प्ले किया है कि कियारा नाइटली। आप तो जानते ही हैं कि फिल्म मेकर्स को बड़े बड़े मूवी स्टार्स के नखरे भी झेलने पड़ते हैं, चाहे वो कितना ही बेमतलब हो और सेंस ना बनाए। ऐसे ही एक्टर थे एमसीयू में निक फ्यूरी का रोल निभाने वाले सैमुअल एल जैक्सन, जिन्होंने इस सीरीज में मेस विंडू का रोल निभाया है। उन्होंने जॉर्ज लुकस से अपने फेवरेट कलर पर्पल लाइट सेबर की मांग तो की ही, साथ ही साथ उस पर बैड मदर लिखने को कहा था। एंड गेस व्हाट, क्या हुआ? जॉर्ज लुकस ने सैमुअल एल जैक्सन की ये दोनों शर्तें मान ली। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सिथ डार्थ माउल का रोल पहले बेनिसियो डेल टोरो को मिल रहा था, पर जब उन्हें पता चला कि इस मूवी में डार्थ माउल के लाइंस बहुत कम हैं, तो उन्होंने इस रोल को ही छोड़ दिया, जिसके बाद डार्थ माउल के स्टंट परफॉर्मर रे पार्क को ही इस रोल के लिए कास्ट कर लिया गया। रे पार्क इसके अलावा भी एक्स-मैन में टोड के रूप में दिख चुके हैं। प्रॉब्लम बस यही थी कि रे पार्क की आवाज डार्थ माउल के हिसाब से नहीं थी और डार्थ माउल की पूरी मूवी में सिर्फ और सिर्फ 3 ही लाइंस थी, जिसके कारण उसकी आवाज पीटर शेराफिनोविच ने डब की। और तो और इसकी डबल एंडेड लाइट सेबर का इंस्पिरेशन 1995 की द जेडाई सिथ वॉर कॉमिक से इंस्पायर्ड है।
अब चलिए बात करते हैं योडा के बारे में। योडा को पहले जॉर्ज लुकस इस सीरीज में पूरी तरह से CGI का दिखाना चाहते थे, बट बाद में उन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करने का फैसला किया। वहीं पर जब ये मूवी ब्लू-रे और 3D में फिर से रिलीज हुई तो इसमें योडा को CGI रूप से दिखाया गया। सेकंड मूवी आते आते योडा को पूरा का पूरा CGI बनाना ही पड़ा, क्योंकि योडा का काउंट डूकू से लाइट सेबर्स का फाइट सीक्वेंस पपेट के चलते बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, जिसके कारण योडा को CGI में दिखाना मजबूरी बन गई और यही चीज ज्यादातर स्टार वॉर फैंस को अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगी। इस सीरीज में दिखी जडाई आइला सेक्यूरा, जिसे एपिसोड 3 में ऑर्डर 66 के लागू होने के बाद बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता है, इसे इस मूवी सीरीज के लिए जॉर्ज लुकस ने क्रिएट नहीं किया है, बल्कि हमें पहली बार दिखी थी डार्क हॉर्स के स्टार वॉर्स के कॉमिक्स स्टार वॉर्स रिपब्लिक के इशू नंबर 19 में, जो पब्लिश हुई थी 2000 में। और इससे जॉर्ज लुकस इतना ज्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इसे मूवी में इंक्लूड कर दिया। वहीं पर इस कैरेक्टर के बारे में और भी ज्यादा डिटेल से बताया गया स्टार वॉर्स क्लोन वॉर्स सीरीज में, जहां पर ये मेस विंडू, ओबी-वॉन केनोबी और एनिकिन स्काईवॉकर का बहुत जगहों पर साथ देती है। इस सीरीज में ओबी-वॉन केनोबी का रोल प्ले करने वाले इवान मैकग्रेगर और एनिकिन स्काईवॉकर का रोल प्ले करने वाले हेडेन क्रिस्टेंसन जब भी लाइट सेबर्स का सीन करते थे तो वो अपने मुंह से लाइट सेबर्स की आवाज निकाला करते थे, भले ही उन्हें फिल्म मेकर्स ने कितनी बार भी समझाया हो कि वो पोस्ट प्रोडक्शन में साउंड्स को ऐड करेंगे। वैसे इस सीरीज में तकरीबन 300 एल्युमिनियम लाइट सेबर्स का इस्तेमाल किया गया है। इस सीरीज में दिखे वुकीज के प्लेनेट किशेक का इंस्पिरेशन स्टार वॉर्स के 1978 के हॉलिडे स्पेशल में पहली बार बताया गया था, जिसे जॉर्ज लुकस ने इस मूवी के लिए क्रिएट किया। इन मूवीज में हमें किशेक के साथ साथ छोटा हान सोलो भी दिखने वाला था, जो बेसिकली वुकीज के बीच में बड़ा हो रहा था, बट ऑब्वियसली इससे कोई प्लॉट पर बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसके कारण इस चीज को कैंसिल कर दिया गया। स्टार वॉर्स के क्रिएटर जॉर्ज लुकस की बेटी अमेरिकन पॉप सिंगर जस्टिन टिम्बरलेक के पुराने बैंड एनसिंक की बहुत बड़ी फैन थी, जिसके कारण उन्होंने अपने पिता को कन्विंस कर लिया था कि वो अपनी मूवी में एनसिंक के मेंबर्स को जडाई की तरह दिखाएं। यही कारण है कि इस सीरीज में इस बैंड के मेंबर्स जेसी चैसेज और क्रिस कर्पैट्रिक ने जडाइज के रूप में कुछ सीन्स को शूट भी किया था, बट फाइनल वर्जन में उनके कैमियो को पूरी तरह से हटा ही दिया गया और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से उनके साथ काम करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि ये लोग भी अपने मुंह से लाइट सेबर की आवाज निकालना बंद नहीं कर रहे थे। सीरीज में जनरल ग्रीवस का कैरेक्टर बेसिकली एक बच्चे के रूप में दिखाना था, जो एक फ्लोटिंग चेयर पर बैठता और उसे 2 IG-11 ड्रॉइड्स गार्ड कर रहे होते। पर यहाँ पर जॉर्ज लुकस ने इस बात को जल्दी ही रियलाइज किया कि ओबी-वॉन केनोबी की फाइट सीक्वेंस के दौरान ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यही कारण है कि इसे फाइनली साइबोर्ग का लुक दिया गया। इस सीरीज में जार जार बैंक्स फैंस के द्वारा स्टार वॉर्स का सबसे ज्यादा हेटेड कैरेक्टर है, पर शायद आपको जानकर हैरानी हो कि जॉर्ज लुकस ने इस कैरेक्टर को 70s के जमाने में ही बना लिया था, जहां पर उन्होंने बेसिकली इस कैरेक्टर को मर्चेंडाइजिंग और टॉयज के लिए बनाया था और यहाँ पर वो बेसिकली इस कैरेक्टर से यंगर ऑडियंस को अपील करना चाहते थे। इस कैरेक्टर को बेसिकली जॉर्ज लुकस ने पुराने साइलेंट मूवी कॉमेडियंस हैरोल्ड लॉयड और बस्टर कीटन के ऊपर मॉडल किया था, बट बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज में एक एनोइंग एक्स्ट्रा बनकर रह गया, जिसने अपनी गलती से पैल्पटीन को एम्परर बना दिया। फाइनली इस कैरेक्टर का फेट रिवील किया गया स्टार वॉर्स आफ्टरमैथ एम्परर्स एंड में, जहां पर इसने अपनी बाकी की जिंदगी सैड क्लाउन की तरह नबू में काटा। जॉर्ज लुकस एनिकिन स्काईवॉकर और बोबा फेट को शुरुआत में सौतेले भाइयों की तरह दिखाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ओरिजिनल ट्रिलॉजी में बोबा फेट फैंस के बीच में कितना ज्यादा पॉपुलर हुआ था और ओरिजिनल एज ऑफ रिपब्लिक में बोबा फेट और एनिकिन स्काईवॉकर के रिश्ते का एक एंगल भी होता जिस पर स्टोरी फोकस करती। बट बेसिकली इस कैरेक्टर को इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए और इसे अपनी पर्सनैलिटी देने के लिए और ऑडियंस के बीच में ज्यादा कंफ्यूजन ना पैदा करने के लिए जॉर्ज लुकस ने इस डिसीजन को कैंसिल कर दिया। तो गाइज आपको क्या लगता है, अगर ऐसा होता तो क्या हमें बोबा फेट पर भी फोर्स की छाया दिखती? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए बात करते हैं एनिकिन स्काईवॉकर यानी डार्थ वेडर के पिता के बारे में। वैसे तो मूवी सीरीज के अंदर शमी स्काईवॉकर बताती हैं कि एनिकिन का कोई पिता नहीं था। उन्हें बेसिकली एक दिन अचानक से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। हाँ, ये स्टार वॉर्स का लॉजिक है, अब क्या किया जाए। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ी वजह है और वो बड़ी वजह है चांसलर पैल्पटीन, जहां पर हमें एपिसोड 3 में चांसलर पैल्पटीन
एनिकिन को डार्थ प्लेगियस के बारे में बताता है, जो फोर्स की मदद से लाइफ फॉर्म्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता था। इसीलिए फैंस ने इस बात को थियोराइज किया कि हो सकता है पैल्पैटिन ने अपनी फोर्स की मदद से एनिकिन को उसकी मां की पेट में उत्पन्न किया। एंड गेस व्हाट, इसी चीज को कंफर्म किया गया 2018 की डार्थ वेडर की इश्यू नंबर 25 में। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हाँ, चांसलर पैल्पैटिन बेसिकली एनिकिन स्काईवॉकर का पिता है, और यही चीज रे और काइलो के रिश्ते को और भी ज्यादा बर्बाद कर देती है, क्योंकि उस हिसाब से रे काइलो की सौतेली मौसी हो जाएगी। अब चलिए बात करते हैं सीरीज के फाइनेंशियल और क्रिटिकल अचीवमेंट्स के बारे में। अगर बात करें फाइनेंशियल अचीवमेंट्स की, तो स्टार वॉर्स एपिसोड 1 ने $115 मिलियन की बजट पर वर्ल्ड वाइड $924 मिलियन कमाए, और जब इसे 2012 में 3D में री रिलीज किया गया, $102 मिलियन कमाए, जो इसकी कमाई को 1 बिलियन के भी पार लेकर गया। वहीं पर सेकंड मूवी ने $115 मिलियन की बजट पर 645 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए, और 2012 की री रिलीज ने इसे 8 मिलियन और कमा के दिए, जिसके कारण इसकी टोटल अर्निंग $653 मिलियन हो गई है। वहीं पर तीसरी मूवी ने $113 मिलियन की बजट पर 868 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए। और अगर वहीं बात की जाए क्रिटिकल अचीवमेंट्स की, तो स्टार वॉर्स एपिसोड 1 को बेस्ट विजुअल इफेक्ट, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, बेस्ट साउंड एडिटिंग के लिए एकेडमी यानी कि ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, पर इसने जीता एक भी नहीं। वहीं पर एपिसोड 2 को बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, पर यहाँ भी इसे ऑस्कर नहीं मिल पाया। वहीं एपिसोड 3 को बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइल के लिए नॉमिनेट किया गया था, पर यहाँ फिर से स्टार वॉर्स के फैंस को निराशा हाथ लगी, जहां इसे ऑस्कर नहीं मिल पाया। सो गाइज, ये थे स्टार वॉर्स एज ऑफ रिपब्लिक यानी प्रीक्वल ट्रिलॉजी की 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है अगर आप एक स्टार वॉर्स फैन हैं तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक देना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो के कौन कौन से फैक्ट बहुत ज्यादा पसंद आए। मुझे डार्थ माउल, आइला सिक्यूरा और एनिकिन के पिता के बारे में जानकर बहुत हैरानी हुई, बट दुख भी इस बात का हुआ कि सीरीज को एक भी ऑस्कर अवार्ड नहीं मिल पाया। वैसे अगर आप हमारी आने वाली ऑसम फ्यूचर वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और जितना हो सके उतना हमारी इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।